नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। उड़ीसा हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि सिटी और जीएसटी आयुक्त को किस्तों पर ब्याज भुगतान जमा करने की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। पीठ में जस्टिस जवन सिंह और जस्टिस मुराहरी श्री रमन शामिल थे। याचिकाकर्ता निर्धारिती ने तर्क दिया कि ओजीएसटी एक्ट की धारा 39 सहपठित धारा 59 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए फॉर्म जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 पर सेल्फ असेसमेंट रिटर्न दाखिल किए गए थे। प्रत्येक कर अवधि के लिए सेल्फ असेसमेंट रिटर्न की समीक्षा करते हुए सिटी और जीएसटी अधिकारी के नोट किया कि याचिकाकर्ता ने देर से रिटर्न दाखिल किया था। प्रयागराज के अटाला इलाके में शुक्रवार दोपहर जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के दूसरे दिन यानी शनिवार को पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। एसएससी अजय कुमार और डीएम संजय खत्री मौके पर पुलिस कर्मियों के साथ भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। माहौल शांतिपूर्ण तो है, लेकिन भीतर ही भीतर तनाव भी है। मार्गों पर बैरिकेडिंग, संदिग्धों पर नजर, घरों में दुबके लोग। शनिवार की सुबह से ही अटाला की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को भी उस तरफ आने जाने नहीं दिया जा रहा है। संदिग्धों को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्य सड़क से लेकर गलियों में भी पुलिस गश्त कर रही है। यहाँ रहने वाले अपने अपने घरों में कैद है। सभी दुकानें बंद है। घरों के ऊपर भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सपा के करीबी रहे आईएएस अधिकारी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव डॉक्टर रामविलास यादव के पुरनिया स्थित दिलकश विहार, रानी कोठी, सीतापुर रोड, लखनऊ, गुड़म्बा, कोसी रोड स्थित जनता विद्यालय में विजिलेंस उत्तराखंड ने छापेमारी की है। छापेमारी की कार्रवाई अभी चल रही है। इसके अलावा प्रदेश के गाजीपुर जिला, गाजियाबाद जिला व उत्तराखंड के ठिकानों पर भी विजिलेंस ने छापेमारी की है। रामविलास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। रामविलास पूर्व में सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण और एडिशन डायरेक्टर मंडी परिषद रह चुके हैं। वो वर्तमान में ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। बता दें कि उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत कुमार मिश्रा की शिकायत पर विजिलेंस उत्तराखंड ने एफआईआर दर्ज की थी। रामविलास यादव के लखनऊ के पुरनिया के दिलकश विहार कॉलोनी के आवास सहित कोसी रोड स्थित जनता विद्यालय में उत्तराखंड विजिलेंस टीम कार्रवाई कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पड़ोसियों के बीच विवाद के कारण एक महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत शीलभंग के मामले दर्ज करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 452, 506, 509, 354B और 34 के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। मामले की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों पक्ष पड़ोसी थे और कुछ गलतफहमी को लेकर विवाद पैदा हो गया था, जिसके बाद क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ता को मुंबई मेट्रो लाइन 7 पर एक स्टेशन का नाम दिंडोशी से पठानवाड़ी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से पहले 1 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया। नई रोशनी सामाजिक संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मूल रूप से मेट्रो स्टेशन का नाम पठानवाड़ी रखा गया था। हालांकि अनुचित राजनीतिक दबाव और विधायकों द्वारा किए गए अनुरोधों के कारण 18 जनवरी 2019 को एमएमआरडीए आयुक्त ने आदेश दिया कि स्टेशन को दिंडोशी बुलाया जाए। लगातार दूसरे दिन बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ अपने बोर्ड को मंजूरी देने के लिए देर तक बैठी रही। इसमें जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएन जाधव शामिल थे। पीठ शुक्रवार को रात 8:30 बजे तक विभिन्न आपराधिक मामलों की सुनवाई करती रही। कोर्ट ने इससे पहले सूचीबद्ध 265 मामलों में से 215 से अधिक मामलों की सुनवाई की। कल पीठ ने 190 मामलों की सुनवाई की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है, इन्होंने होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा। मलिक को राहत देने से इनकार करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 और दंड प्रक्रिया संहिता
सीआरपीसी की धारा 482 को लागू करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति पीडी नायक ने हालांकि कहा कि याचिका अनुच्छेद 227 विचारणीय नहीं है और इसके बजाय मलिक को सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत याचिका के रूप में अपनी याचिका दायर करने और उचित पीठ से संपर्क करने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो पक्षों के बीच हुई लड़ाई झगड़े के बाद 10 एफआईआर रद्द करते हुए शिकायतकर्ता के साथ साथ प्रतिवादी पक्षों को यमुना नदी को 45 दिनों तक साफ करने का निर्देश दिया। जस्टिस जसमीत सिंह ने पक्षकारों को दिल्ली जल बोर्ड की टीम के ड्रेनेज सदस्य की देखरेख में साथ काम करने का निर्देश दिया। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत में शिवसेना नेता संजय राउत को समन जारी किया। मैजिस्ट्रेट पीआई मुखाशी ने राउत को सीआरपीसी की धारा 204A के तहत समन जारी करके 4 जुलाई 2022 तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा, इन दस्तावेजों और वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ 15 अप्रैल 2022 और 16 अप्रैल 2022 को अपमानजनक बयान दिया है ताकि इसे बड़े पैमाने पर जनता देख सके और इसे अखबारों में जनता द्वारा पढ़ा जा सके। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।